देखिए, कृषि की शिक्षा और कृषि का जो रिसर्च है उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। 5 ऐसी कंट्री हैं अफ्रीका की जिसमें खाना भी नसीब नहीं हो रहा था अगर हम एक्सपोर्ट ना करें। अब क्या है, हम बाजार आधारित कृषि की ओर शिफ्ट हो गए। 24 साल का एक लड़का है, कल ही हम उनसे मिले हैं। उस बच्चे ने अभी उसकी 20 करोड़ का टर्नओवर है पिछले 5 साल में। 26,000 वैरायटी है राइस में। मैं ये बताना चाहूँगा, जिसको हमने संजीवनी के नाम से रिलीज किया है, उसके अतिरिक्त 231 फाइटोकेमिकल्स इसके दाने में ज़्यादा होते हैं। हम सभी को अपनी ज़िंदगी में एक न एक मौका तो ज़रूर मिलता है जहां हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी को बदल के रख सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना और पूरी हिम्मत और लगन से उस पर डटे रहना। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन रही है हमारे आज के गेस्ट की लाइफ जर्नी की। एंड आई एम श्योर कि ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रहने वाला है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति डॉक्टर साहब। थैंक यू। आप अभी जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, और काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी इस सेंस में भी है कि यहाँ पर बहुत रिसर्च हो रही है। और जैसे कि आपने कहा कि आपके करियर की शुरुआत ही उससे हुई थी कि जब एक चावल के ऊपर एक इंसेक्ट का जो प्रभाव पड़ा था, और आज आपकी यूनिवर्सिटी में 26,000 वैरायटी है राइस की। और अभी रिसेंटली एक वैरायटी शायद जो आप लोगों ने इन्वेंट की है, डायग्नोज की है या डिस्कवर की है कि जो कैंसर पेशेंट को भी वो हेल्प कर सकती है। क्या है ये वैरायटी? देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो है, ग्रेट डॉक्टर विसारिया जो थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में से करीब 23,000 राइस के जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके हमारे पास रखा है, जो हम पिछले 35-40 साल से उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं हर साल। छत्तीसगढ़ में या रायपुर में पूरे देश का ही नहीं, विश्व का 10 से 12,000 राइस जर्म प्लाज्म है, लैंड रेसेस जो है हमारी, हर साल हम उनको लगा के रखते हैं। तो ये एक्टिव जर्म प्लाज्म साइट है। इसी साइट में क्या हुआ कि करीब 200 के आसपास ट्रेडिशनल नॉलेज था, जिसको रिछारिया जी लिख के गए थे कि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया और वहाँ की जो लेबोरेटरीज हैं उसमें ऐसे ही 20 वैरायटी का सिलेक्शन किया जो लैंड रेसेस थे, और इनको वहाँ भेजा। तो पिछले 4-5 साल के रिसर्च में हमको एक ऐसी लाइन मिली जो हमारे बस्तर रीजन में पहले से पाई जाती थी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ना, जो ट्रेजर होता है, तो इस ट्रेजर से एक लाइन मिली। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जिसको हमने संजीवनी के नाम से रिलीज किया है। इस पर्टिकुलर लाइन में क्या है, जो नॉर्मल हम चावल खाते हैं उसके अतिरिक्त 231 फाइटोकेमिकल्स इसके दाने में ज़्यादा होते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस हुआ, जिसको हमने साइंटिफिकली प्रूव किया। और इसी के साथ साथ इसमें से 7 ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो आदमी के इम्यून सिस्टम को एनहांस करने में यूज होता है। ये ऐसा इसलिए, पूरा हमारे पास वैज्ञानिक आधार है इसका। हमारे शरीर में कभी भी इम्यूनिटी बढ़ाने के जितनी दवाई होती है उसका एक मोड ऑफ एक्शन होता है। वो मोड ऑफ एक्शन एक NRF2 करके एलिल होता है, हमारे शरीर में होता है। चाहे आप कोई दवाई खाइए, चाहे फूड सप्लीमेंट खाइए, कोई भी चीज़ खाइए, वो उसको जाके ट्रिगर करता है और हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इसी प्रिंसिपल में ये जो 7 बायोमॉलिक्यूल हैं, ये उसी NRF2 एलिल को ले जाके अपना उसको ट्रिगर करते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर दीपक हैं जो बार्क में काम करते हैं, जिन्होंने इस डेटा को जनरेट किया। हम कहते हैं, हम वैज्ञानिकों का भरोसा जो है अपने विज्ञान पे, अपने किए हुए काम पे कितना होता है। देखिए, उनका एक बच्चा है जो 12th में पढ़ता है, उसको क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम थी। अब आप सोचिए, वो पिछले सालों से दवाई खा रहा था क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड का। तो उनने सबसे पहले उस चावल के प्रोडक्ट को बनाए, उसका डोज फिक्स किया और अपने बच्चे को दिया। तो उसके बच्चे की इम्यून सिस्टम में इतना विकास हुआ कि वो पीरियोडिकल जो उसको होता था ना, कफ एंड कोल्ड, हो रहा है, वो उससे बच गया।
अब उसका बच्चा इतना चतुर है, सोचिए आप, कि जब उसको लगता है कि मुंबई में रहते हैं वो, यार आज बारिश ज़्यादा हुई है, कफ कोल्ड हो सकता है, वो खुद ही खाना शुरू कर लेता है। तो ये इस तरीके का एक फूड सप्लीमेंट होगा। इसके हमने 3 उत्पाद भी बनाए हैं। वो क्या है? जैसे आप चावल को ब्राउन राइस होना चाहिए, पॉलिश नहीं, केवल डीहस करके ब्राउन राइस का 20 ग्राम आप कभी कुनकुने पानी में डुबा दीजिए 20 मिनट के लिए, तो पानी इसमें इम्बाइब हो जाएगा। बॉईल नहीं करना है, नहीं तो उसके फाइटोकेमिकल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमने इसकी एसओपी बनाई है। आप उसको करके पानी फेंक दीजिए, तो वो ऐसा हो जाता है पानी उसमें इम्बाइब होके कि यू कैन चीव इट एंड ईट। तो आप उसको चबाइए अच्छे से, आपके सलाइवा में मिक्स हो जाए और खा लीजिए। अब उसका टेस्ट नहीं होगा, तो हम कह रहे हैं उसमें आप 1 चम्मच हनी मिला लीजिए, हनी के साथ चबा के खाइए। ऐसा आप 10 दिन करिए, ऐसा नहीं कि हमेशा खाना है, 10 दिन करिए, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। तो ये जो यूजुअली कहा जाता है, ये तो आपने कहा कि ब्राउन राइस है, पॉलिश्ड नहीं रहना है, तो जो बाज़ार में और दूसरे जो ब्राउन राइस मिलते हैं उसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर अपन ब्राउन राइस की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली ये सिर्फ ये जो संजीवनी एक जो भी ब्रांड है या वैरायटी है, यही वाला इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, या जो मार्केट में अवेलेबल ब्राउन राइसेस हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाकी ब्राउन राइस में दूसरे गुण हो सकते हैं, लेकिन उसमें वो 231 बायोमॉलिक्यूल नहीं होंगे, इसीलिए इसको हमने ब्रांड करके निकाला है। हमारे हिसाब से, हमारी जानकारी के अनुसार, ये विश्व की पहली ऐसी वैरायटी है जिसमें औषधि गुण का वैज्ञानिक आधार इस्टेब्लिश करके हमने डोज भी फिक्स कर दिया है, कैसे खाना है ये भी बता रहे हैं। ये तो हुआ एक मेथड। तो ये अब हमारा किसान आने वाले समय में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। अब कोई स्टार्टअप कंपनी आ जाए, इसको वैसे ब्रांड बना ले और उसके फार्मास्यूटिकल बना के उसको बेचे, तो इसको कैसे हम, इसमें कितने लोगों का रोजगार होगा, और हमारे किसान के समूह जो इसको उगाएंगे वो ये कह सकते हैं गर्व से कि हम ऐसा चीज उगा रहे हैं जिससे आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से हम बात करें कि जब आपने शुरुआत की थी एग्रीकल्चर, आपने जब पढ़ा और आपको, तो आपने उस बेसिस पे नहीं किया था कि इसका फ्यूचर कैसे होगा, लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं, अगर आज के समय में देखें तो एग्रीकल्चर की जो बीएससी एजी है वो बहुत ही हाइप पर है कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या करिकुलम में डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके का फ़ायदा आज के यूथ को मिल सकता है अगर वो इस सेक्टर में आगे आए? तो देखिए, कृषि की शिक्षा और कृषि का जो रिसर्च है उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। जब हम जिस दिशा में हम पढ़ रहे थे उस समय के एजुकेशन में, हम 70 साल में, मतलब 60 के दशक से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका लोगों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, इस पर रिसर्च का ज़्यादा फोकस था। और हम भुखमरी से निकल के इस कंट्री को, जब हम इंडिपेंडेंस के आसपास थे तो 30s की भुखमरी से निकल के खाने की चीज़ें नहीं थी हमारे पास। तो हमारे किसानों का जो समूह है, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, या हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, या हम पढ़ने वाले लोग उस समय जो पढ़ते थे, इन सब का एक फोकस था कि हम अच्छा खाना कैसे बनाएं, हम कैसे इनफ खा सकें। तो इसके लिए जो प्रयास किए जाते थे वो कन्वेंशनल मेथड्स से करके करना था। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ कुछ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का भी विकास हो रहा था। तो ओवर द ईयर्स आप देखिएगा तो हम करीब 40-45 साल के तक, पिछले 10 साल को छोड़ दें तो इस समय तक हम इनफ खाने के थे। आज आप मुझे हमें बताते हुए बड़ा गर्व है कि हमारा देश सरप्लस में है। अभी एक बात और बताऊं, उसमें छत्तीसगढ़ का भी बहुत योगदान है। चावल जो हमारी है, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं लोग, नेशनल पूल में हम 22% चावल हम कंट्रीब्यूट करते हैं, इस स्टेट के किसान कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और अभी चावल की अगर विश्व स्तर पर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें नॉन बासमती राइस, जिसमें छत्तीसगढ़ का मेजर कंट्रीब्यूशन है, उस नॉन बासमती राइस में अफ्रीका जैसी कंट्री में बहुत एक्सपोर्ट होता है। अभी एक बात आपको जानकारी दूं मैं, माननीय मोदी जी ने
अभी जो चावल के भाव बढ़ रहे थे और जो वॉर की सिचुएशन है वर्ल्ड में, तो हमारे यहाँ के लोगों की फूड सिक्योरिटी पे कोई असर ना पड़े, बैन किया था, उन्हें बैन किया। तो उससे अफ्रीका राइस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। 5 ऐसी कंट्री हैं अफ्रीका की जिसमें खाना भी नसीब नहीं हो रहा था अगर हम एक्सपोर्ट ना करें। वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड उसमें भी हमारा कितना हमारा योगदान है, बहुत योगदान है। तो ये जो सिनेरियो चेंज हुआ है, तो अब किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें यूथ के लिए इस फील्ड में बहुत नई जनरेट हुई हैं? देखिए, अब क्या है, हम बाजार आधारित कृषि की ओर शिफ्ट हो गए। खाने को पूरा है, उससे हम कैसे इनकम जनरेट करते हैं। तो आपने स्टार्टअप सुखा होगा, नवाचार है, उद्यमिता है। पिछले 5 सालों में इस पे इतना फोकस है, जैसे हमने कल ही इस पे एक वर्कशॉप की थी, तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे अभी हम बताएं ये वाली राइस की बात कर रहे हैं, संजीवनी की, तो अगर कोई एक समूह आगे आए और इसका मान लीजिए वो ड्रग्स बना ले, इसके वो बिस्किट बना ले, इसके वो पास्ता बना दे, इसके वो दूसरी चीज़ों में इसको इंग्रेडिएंट को यूज़ कर ले, तो कितना बड़ा मार्केट है। तो आज के युवाओं में जो विकसित भारत @247 की जो एक परिकल्पना है, उसमें यही लोग आगे बढ़ के करेंगे। सरकारी नौकरी में अब लोगों का रुझान कम होना चाहिए, और हो भी रहा है। 24 साल का एक लड़का है, कल ही हम उनसे मिले हैं। उस बच्चे ने अभी, उसकी 20 करोड़ का टर्नओवर है पिछले 5 साल में। तो ये जो होता है, जो यंग माइंड है हमारा, वैसे भी हम कहते हैं कि 35% से 40% हमारी जो जनसंख्या है वो 22 से 24 साल की है। उनकी हैबिट्स, उनके खाने पीने का तरीका, उनके लिए काम करने का तरीका बहुत अलग है, उनका खान पान अलग है। हम तो अपने बच्चे को नहीं समझा पाते कि वो पिज्ज़ा बर्गर ना खाए। तो उसको जो पिज्ज़ा और बर्गर का जो बेस होता है, वो अगर हम पोषण से परिपूर्ण कर लें, उसमें वो पदार्थों को मिला लें, तो वो उसको भी खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी बैलेंस होगी। तो ये जो चीज़ है कि फूड एंड न्यूट्रिशन और उसके जो प्रोडक्ट बनने हैं, जिसमें कृषि के जितने उत्पाद हैं सब रॉ मटेरियल है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो आपने कहा कि उत्पादकता बढ़ाना, जैसे यील्ड को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप की जा रही है, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, और ऑटोमेटिकली जो एक इकोनॉमिकल एंगल भी जो आ गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो हाइब्रिड वैरायटीज़ है, इससे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिड हो या पेरेंट हो, उसके ऊपर होता है। बहुत सी हाइब्रिड वैरायटीज़ में अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। तो अब हम इस तरीके का पॉलिसी इंटरवेंशन का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये करें कि कोई भी उत्पाद, कृषि उत्पाद जो बनता है, जैसे आप जो भी चावल खाती हैं, मिनिमम लेवल का चावल होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें मिनिमम तो न्यूट्रिशन होनी ही चाहिए, कुछ गाइडलाइंस तो होनी ही चाहिए। तो इसकी दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे बायो फोर्टिफिकेशन में भी बहुत रिसर्च हुआ है, तो उसमें ऐसे भी चावल की वेराइटीज आ गई हैं जिसमें जिंक ज़्यादा है, ऐसे भी चावल की वेराइटी हो जाए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। आपको भी पता होगा, प्रोटीन सप्लीमेंट वो तो ह्यूज मार्केट है उसमें। तो हम लोगों ने प्रोटीन, राइस के प्रोटीन को भी निकाला है। अब आप सोचिए, अगर आप वेजिटेबल प्रोटीन लेती हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा पहले क्या प्रॉब्लम आती थी कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी में इश्यूज थे। तो अब हमने ऐसा एडमिक्सचर बना लिया है एंजाइम का, जो उस प्रोटीन के साथ आप खाइए तो वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा और किडनी पर भी कोई उसका असर नहीं होगा। तो इस तरीके के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अब स्टेज इज सेट कि हमारे जो युवा हैं इसको कैसे बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करें। हमारी यूनिवर्सिटी के जो एग्री रफ्तार इंक्यूबेशन है, 8.5 करोड़ रुपया 65 इंक्यूबेटीज को हम लोगों ने ग्रांट इन एड भारत सरकार से दिलाया है। तो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो कहीं भी विश्व स्तर पर पीछे नहीं है, उनको उस स्केल में करने की ज़रूरत है। और भारत सरकार की और हमारे राज्य सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं जिसमें युवा उद्यमियों को सॉफ्ट लोन दिया जा रहा है, एंजल फंडिंग दी जा रही है। तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिसमें मुझे लगता है कि आज का युवा 10 लोगों को नौकरी देने के लिए भी कैपेबल है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक, आजकल अभी सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत ही कल्चर और बहुत ही वर्ड सुनने में आता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग,
ये आई थिंक डिफरेंट है इसमें या मोर और लेस सेम ही है ये? देखिए, वैसे तो इसमें काफ़ी समानता ज़्यादा है और सेपरेशन तो कम ही है। जैसे समानता की बात करूं तो चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें हम, चाहे प्राकृतिक खेती की बात करें, इन दोनों में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारी सॉइल की जो उर्वरता है वो बनी रहे और हमको इससे जो उत्पाद मिले उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना हो। ये इसके दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण अपन इसको करते हैं। ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खेती के प्रिंसिपल को थोड़ा एक्सटेंड किया है क्योंकि अब उतने जंगल हैं नहीं, तो बहुत से इश्यूज आते हैं उसके। तो इसको करने के लिए बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, इस टाइप की चीज़ों को आप कैसे सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को, माइक्रोन्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिशन को कैसे एनरिच करेंगे ताकि इससे बने उत्पाद, मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर से जो उत्पाद आते हैं उसको खाने से लोगों को कैंसर हो रहा है, एज कम हो रही है, बहुत सारे और इश्यूज आ रहे हैं, बहुत डिजीज हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अगर जो प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे ऑर्गेनिक खेती से हो रहा हो चाहे प्राकृतिक खेती से हो रहा हो, इसको हमको इसलिए खाना चाहिए ताकि हमारे खाने के साथ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमारे शरीर में ना जाए। इसमें हमारे जो यूथ हैं जी, जो कि अभी करियर के प्रति इंस्पायर हो रहे हैं, और कई, जैसे आपने कहा कि जब 8-9 में बच्चा होता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो लाइफ में क्या करे या किस तरफ जाए, तो बहुत छोटे में आप बताइए कि आज के युवा को जो करियर के लिए भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो एग्रीकल्चर में क्यों आए और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो युवा जो भी हैं उनको अपने लैंग्वेज के बैरियर को कभी नहीं मानना चाहिए। पीछे रो में बैठा हुआ जो विद्यार्थी है उसमें भी उतना ही पोटेंशियल है, उतना ही आईक्यू है जो फ्रंट रो में बैठता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और सपने बड़े देखने चाहिए, तभी आप प्रयास बड़े करेंगे। बिल्कुल सही। अपॉर्चुनिटी बहुत सी हैं हमारे इस देश में अभी, और हमारी इकोनॉमी जिस रेट से जा रही है उस रेट से तो हम विश्व गुरु भी बन सकते हैं। इसमें आप बन रहे हैं, सकते ही नहीं बन रहे हैं। तो युवाओं को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, और उसमें जो ज्ञान है, हमारे ज़माने में तो फिर ज्ञान भी वन वे ही हुआ करता था। आज तो आपके पास 6 इंच का मोबाइल है, उसमें पूरा ज्ञान है, बल्कि एक्सप्लोजन है। तो उसमें सही कैसे करें, इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी पहले दिशा तय कर लें। और सभी, मुझे लगता है कि युवाओं को प्लान बी जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लान ए नहीं सक्सेस हुआ तो जीवन में हमारे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। रायपुर के कालीबाड़ी के छोटे से हिंदी मीडियम स्कूल से निकल के आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वीसी के पद पर आप आसीन हैं। ये लाइफ जर्नी कैसी रही आपकी? जैसे हमारा जन्म तो रायपुर में ही हुआ था और हम शिशु शिक्षा केंद्र से अपनी पढ़ाई शुरू किए थे। उसके बाद हम कालीबाड़ी स्कूल, जो कि आपने जैसे अभी बताया हिंदी मीडियम स्कूल में हमने पढ़ा है जी। और उस स्कूल में पढ़ने के बाद जैसे हम कभी भी कृषि में हमारा पहला चॉइस नहीं था। जैसे सभी जो भी बच्चे होते हैं सबका एक अपना सपना होता है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमने भी पीएमटी के एग्ज़ाम दिए थे। हम 3-4 विद्यार्थी मतलब फ्रेंड्स थे, वो सब मिलके दिए थे। उनमें से 2 का तो पीएचडी में हो गया, पीएमटी में हो गया था, हमारा नहीं हो पाया। अच्छा। तो इट वाज वेरी सेटबैक फॉर मी, राइट। तो हमने 6 महीने साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उसी साल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की शुरुआत हुई थी। तो 80 के दशक में, 83-82 में, तो हमने पहली बार फिर उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें हमारा हो गया। जब हो गया तो फिर भी हम थोड़े बेमन से ही गए थे। लेकिन एक चीज़ और थी कृषि में जाने में, हमारी बुआ हैं जो अभी राजनांदगांव में, उनका एक राजेश करके थे, उनके हमारे बड़े भाई हैं, वो यहाँ कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने, कभी हम उनके गए थे तो उन्होंने एक छोटी सी बात हमसे कही थी। हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं हवा में उड़ूं, हमारा भी था। तो उन्होंने बताया कि अगर आप कृषि में करेंगे तो आपको हवाई जहाज में चढ़ने का मौका मिलेगा। ओहो। तो दैट वाज द मेन एक्साइटमेंट फॉर मी। तो बेसिकली फिर हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। तो मतलब आपको ये मन था कि आप हवाई जहाज में बैठे, इसलिए आपने बिना किसी सोच के एग्रीकल्चर प्री टेस्ट आपने लिखा? इसलिए लिखा। अब जब हम एग्रीकल्चर में गए तो उस समय की शिक्षा में जो जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स,
तो एमंग ऑल द सब्जेक्ट्स जो वहाँ पढ़ाए जाते थे उसमें हमको जेनेटिक्स बहुत अच्छा लगा। ओके। और वो इसलिए भी हमको अच्छा लगा क्योंकि हमारे परिवार में हमारा एक छोटा भाई था जिसको डाउन सिंड्रोम था, तो इट वाज क्लोज टू माय हार्ट, राइट। तो मेरे दिल में डॉक्टर बनने की भी तमन्ना उसी को ठीक करने की थी। लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में गया और मैंने फर्स्ट ईयर में देखा कि वहाँ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का एक कोर्स होता है, तो जेनेटिक्स जब पढ़ाया गया तो उसको पढ़ के मैं बहुत एक्साइटेड रहा। और उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कैसे दिखते हैं, इन सब बारे में जब हमने जानना शुरू किया तो हमें लगा कि जेनेटिक्स तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता, किसी स्पीच स्पेसिफिक नहीं होता। जेनेटिक्स के प्रिंसिपल सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो फिर मैंने उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई और मेहनत की और उसी सब्जेक्ट को चूज़ करके फिर हमने आगे बढ़े। आपने बताया था कि आपका जो एक सेटबैक आपको शायद आप जब क्लास 10th में थे और आपका एक सब्जेक्ट रुक गया था, तो उस वक्त आपने क्या तय किया था? शायद वो भी एक आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। जी, मैं 10th क्लास में या 9th-10th की बात है जब हम थे, तो हमको एक सब्जेक्ट रुक गया था हमारा। और वो भी आई थिंक बायोलॉजी रुका था। तो दैट वाज अ सेटबैक। देखिए, जब एडोलसेंट की स्टेज आती है तब तक के हमने देखा है 8th to 10th के जो बच्चे होते हैं उनके मन में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। क्या करूँगा, कैसा करूँगा, सर्टेनिटी नहीं होती है। तो उस समय दैट वाज द फर्स्ट सेटबैक व्हिच शोक फ्रॉम माय हार्ट। तो मैंने सोचा यार मैं इतना तो नहीं हूँ कि इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि कैसे फेल हो गया। बट दैट वाज अ कंप्लीट टर्निंग पॉइंट। तो मैं जो खेल कूद मस्ती को छोड़ के फिर मैंने उस दिशा में प्रयास किया है सीरियसली फिर। और मैं बोल रहा हूँ सप्लीमेंट्री का जो पेपर जिसमें हम पास हुए, आई वाज टॉप अमंग द पीपल हु हैव फेल्ड। सो दैट इज द सेंस ऑफ फीलिंग जिसको हम बोलते हैं ना, एक सक्सेस का टेस्ट लगना, दैट हैज बीन देयर। फिर मैंने वहां से फिर कभी भी मैंने मुड़ के नहीं देखा। नो लुकिंग बैक, दैट वाज ग्रेट। जी, तो जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज आपने कहाँ से किया? कॉलेज मैंने जब तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, तो हम रायपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से ही पढ़े हैं। हमने यहीं पढ़ाई की, बीएससी एमएससी। तो बोथ दी माय स्टडीज वर देयर ओनली हियर। उसके बाद आप दिल्ली कैसे आप पहुंचे, एक रिसर्च सेंटर जहाँ पर शायद आई थिंक इंसेक्ट्स की रिसर्च होती है। जी। वहाँ पर जाने का आपको मौका कैसे मिला? ये तो बहुत ही मतलब एक स्टोरी टाइप की बात है। हम यहाँ जब पढ़ रहे थे तो एक यूएन ने नॉन अलाइन मूवमेंट उस समय चलता था। तो इंदिरा गांधी के समय की बात है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट के समय 2 सेंटर्स बने थे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। एक इटली रोम में थी और एक हमारे यहाँ था। तो वहाँ से कुछ साइंटिस्ट आए थे यहाँ। और हमारे प्रदेश में उस समय गॉलमीज एक इंसेक्ट होता है जो राइस के पौधे को खा के उसकी पूरी उपज को 100% खत्म कर देता है। तो इस पे रिसर्च हो रहा था। तो उसकी इंसेक्ट की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, उसके लिए एक जॉन बेनेट करके साइंटिस्ट थे जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, वो रायपुर आए थे। ये बात किस ईयर की है? ये करीब 89-90 की बात होगी मैडम, 89-90 में। उस समय तो हम यंग स्टूडेंट थे, हमारे पास एक छोटी मोटरसाइकिल थी। तो इंसेक्ट के कलेक्शन के लिए हम उनके साथ घूमे थे पूरे रायपुर और छत्तीसगढ़ में टू कलेक्ट दी इंसेक्ट। उस इंसेक्ट कलेक्शन में उनने हमारा डेडिकेशन और चीज़ें देखी थी काम करने की। लेकिन चूंकि हम हिंदी मीडियम से आए थे तो हम उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंग्लिश आई थिंक वाज द वेरी पुअर इन माय कंडीशन। तो हम उनके साथ ही आए, उनने हमसे कलेक्शन किया, हमने उनको इंसेक्ट दिया एंड देन ही वेंट। तो जाते हुए उनने हमसे एक बात बोली थी, अब तो खैर मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। उस समय उनने बोली थी कि गिरीश, वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी इनटू द ICGB न्यू दिल्ली? दैट वाज द वन कंडीशन, राइट। मैं सोचा वो कौन हमको नौकरी देने वाला है, अपन ऐसे ही रह गए। तो हमने उसको बात आई गई होगी, हम फिर मजाक में बोल गए ऐसा। तो ये अवस्था। बट आफ्टर वीक और 10 days देयर वॉज ए कॉल फ्रॉम हिम। सो दिल्ली से एक फ़ोन आया। अब ये जो फ़ोन आया था हमको बेसिकली, उसमें ये हुआ कि उस समय चूँकि मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो 131 हमारा नंबर था। अब सोचिए, जॉन बेनेट ने फ़ोन किया 131 में और दोपहर की बात थी, हमारी मदर ने फ़ोन उठाया।
अब जब बेटे को ही हिंदी नहीं आती तो मदर को तो उस समय क्या था इतना, उनने कुछ भी बोला होगा, उनने उनको सोचा है कोई ऐसा ही फ़ोन है, उनने रख दिया फ़ोन, क्योंकि इंग्लिश उनको भी नहीं आती उनको थी। भी नहीं आती थी। तो शी पुट डाउन द फोन। अब वो फ़ोन रख दिया, वो हमको बताया भी नहीं था उनने, क्योंकि वो समझी ही नहीं वो होगी समझी कि- ही नहीं होगी कुछ भी। अब ये बात हो गई, फिर 1-2 दिन बाद हम लोग कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में यूनियन का काम कर रहे थे, तो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर M.N. श्रीवास्तव, रायपुर में ही थे वो, ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उनको जॉन बेनेट ने फ़ोन किया कि बोले भाई हम इन लड़के को लेना चाहते हैं, उसकी नौकरी वोकरी सब हो गई है। आई डिड नॉट इवन अप्लाई, मतलब हम अप्लाई भी नहीं किए थे ना उसमें, लेकिन उनने ऐसे पिकअप किया था हमको। वो बोले हम इनको रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च स्कॉलर की पोस्ट देंगे, बहुत मेहनती लड़का है, तो ये सैलरीज होंगी, ऐसा वैसा सब बताया। तो वो बोले ठीक है, उनको आप भेज दीजिए। अच्छा, दैट वाज ऑन फ्राइडे समथिंग, और मंडे हमको ज्वाइन करना था। उनने कहा था कि आप मंडे इनको ज्वाइन करा दीजिए। एंड दिस इज समथिंग विच आई थिंक फ्रॉम दी छत्तीसगढ़ का बच्चा हो, उसको कुछ समझ रहा नहीं हो, उसको ऐसी एकदम से नौकरी मिल जाना, ये अपने आप में बड़ा अजीब अनुभव था। तो हम कहीं और थे, तो हमारे M.N. श्रीवास्तव ने एक चपरासी था, उसको भेजा, बोले यार उसको बुला के लाओ। देन आई केम, तो उन्होंने बोला यार तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हारे घर में फ़ोन किया तुम उठाए नहीं। मैं बोला सर मेरे को कैसे पता चलेगा, और ना मेरी मदर ने बताया मेरे को। तो दैट्स हाउ इट वाज देयर। और आप इस तरह से फिर आप वहाँ हाँ, इस तरीके से फिर हम दिल्ली पहुँचे। अपॉर्चुनिटीज तो पड़ी हैं, आप उसे अवेल कैसे करते हैं कैसे? और अवेयर कितने हैं उस Aware अपॉर्चुनिटी के लिए, बिल्कुल। आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।